हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी ऐसी प्रतियोगी परीक्षा की जिसमें हिंदी पूछी जाती है, जैसे कि लेखपाल भर्ती हो गई, पीटी की परीक्षा हो गई, टीजीटी हिंदी हो गया, या फिर आरओ हो गया, या फिर अगर आप खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही अहम है। जो प्रश्न यहाँ पर आप हल करेंगे, ये प्रश्न आपको किसी भी प्रैक्टिस सेट में एक साथ नहीं मिलने वाले हैं। ये बहुत ही सावधानी से चुने गए प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए, हो सकता है कि इसमें से कुछ प्रश्न आपको आपकी आने वाली परीक्षा में मिल ही जाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं, ये बताइए। जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं? औषधि, सार, तत्व या फिर जीवन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए, गेस करिए इसका आंसर क्या हो सकता है। जल प्राण और पुत्र ये अनेकार्थी हैं जीवन के। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। निम्नलिखित वाक्य या वाक्यांश में त्रुटि की पहचान कीजिए। देखिए, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, तो बताइए कि इसमें किस पार्ट में त्रुटि आपको दिखाई दे रही है, या फिर कोई त्रुटि दिखाई नहीं दे रही है। सही जवाब हो जाएगा सौभाग्यवती कन्या का। देखिए फ्रेंड्स, जब विवाह हो जाता है उसके बाद लिखा जाता है सौभाग्यवती। उसके पहले जो वर्ड हम प्रयोग में लाते हैं उसको हम क्या लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे आयुष्मती। तो यहाँ पर आयुष्मती होना चाहिए था, यानी कि जहाँ पर त्रुटि है वो है ऑप्शन बी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, जमाई का तत्सम क्या होगा। जमाई आप समझ रहे हैं, दामाद, तो जमाई का तत्सम होगा यहाँ पर क्या, बताइए। जामाता, जामात्रा, जमाई या फिर जौवन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जामाता, या फिर इसको लिख सकते हैं आप जामात्री। ठीक है, ये दोनों सही हैं, तो यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन ए हो गया। ये बताइए कि नवोढ़ा में प्रयुक्त संधि कौन सी है। नवोढ़ा, नवोढ़ा में जो संधि है कौन सी संधि है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नवोढ़ा का अगर आप संधि विच्छेद करें तो क्या करेंगे आप, नौ धन उढ़ा, उड़ा नहीं उड़ा, ये होगा नवोढ़ा का संधि विच्छेद, और इसमें गुण संधि आ रही है, यानी कि सही जवाब इसमें ऑप्शन सी है, गुण संधि। तो गुण संधि क्या होती है, यदि अ और आ के बाद, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, नवोढ़ा में ये नव है, तो अगर आप बोलेंगे नव, तो वह में लास्ट में अ भी आता है, नव। ठीक है, इसके बाद ऊ से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ऊ जो है अ और ऊ मिल रहे हैं। तो यदि अ और आ के बाद ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ मिल रहा है यहाँ पर, या री आए, मान लेते हैं री आ जाए, तो दोनों के मिलने पर अगर यहाँ पर ई या ई से स्टार्टिंग होगी तो वो बन जाएगा ए, और अगर ऊ या बड़ा ऊ आएगा तो वो बन जाएगा ओ। तो जैसे कि नवोढ़ा, नवधन ऊढ़ा बराबर नवोढ़ा बन गया। तो इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, नवोढ़ा में गुण संधि हो गई। गुण संधि की परिभाषा ये हमने देखा। फिर आगे बढ़ते हैं, लिंग की दृष्टि से दही क्या है। डेफिनेटली अगर आप दही के बारे में बात करें, दही जमाई जाती है, दही खाई जाती है, तो बेसिकली इससे आप समझ रहे होंगे कि यह स्त्रीलिंग है, लेकिन नहीं। दही जो होती है, घी जो होता है, ये पुल्लिंग का शब्द है। ये बिल्कुल रट लेना, ठीक है, क्योंकि सामान्यतः इसको लोग गलत करके आ जाते हैं। तो दही जो है ये पुल्लिंग में आएगा। श्वेत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। इसमें से देखिए, श्वेत शब्द है, उसका पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा पर्यायवाची नहीं है। श्वेत मतलब शुक्ल भी होता है, सफ़ेद भी होता है, धवल भी होता है, लेकिन क्षिप्र नहीं होता है। तो यहाँ पर अब आपके मन में आ रहा होगा कि फिर क्षिप्र का मतलब क्या होता है। क्षिप्र, तो देखिए फ्रेंड्स, क्षिप्र का मतलब होगा शीघ्र या तुरंत, ठीक है, क्विक, इसको आप कह सकते हैं क्विक। तो यहाँ पर श्वेत का पर्यायवाची डी नहीं है, क्षिप्र। फिर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है। उच्छ्वास का संधि विच्छेद, अच्छा, इसका जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या लिखेंगे आप, उत्धन श्वास। दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑप्शन डी, उत्धन श्वास। तो यहाँ पर कौन सी संधि बन रही है, यहाँ पर बन रही है व्यंजन संधि। कौन सी संधि बन रही है, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं उत्धन श्वास, तो अगर आधा त आए, यहाँ पर आ रहा है ना आधा त, देख रहे हैं उत में आधा त आ रहा है,
तो अगर आधा त आए या फिर आधा द आए, उसके बाद जो शुरुआत हो वो आधा स से हो, तो क्या होगा? अगर त है तो त का क्या हो जाता है? त या द का यहाँ पर हो जाएगा आधा च, ठीक है। और श का क्या हो जाता है? आधा छ हो जाता है। तो बन गया यहाँ पर उच्छ्वास, ये। तो यहाँ पर हो गई व्यंजन संधि, ये आप ध्यान देना। जो बाएं हाथ से तीर चलाता है उसको क्या कहेंगे? अर्जुन का एक नाम भी है ये। बाएं हाथ से जो तीर चलाता है उसे कहते हैं सव्यसाची। ऑप्शन ए करेक्ट है। मुहावरा क्या होता है? मुहावरा जो आप बीच में बोलते हैं कभी कभी, तो मुहावरा वाक्यांश होता है, सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है, या फिर मिश्रित वाक्य होता है। तो मुहावरा होता है एक वाक्यांश, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है, वाक्यांश, ठीक है। इसके बाद देखिए ये अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में किसका प्रयोग पुल्लिंग में होता है? पुल्लिंग में किसका प्रयोग होगा? ताकत, अमानत, कावेरी या फिर हाथ? तो ताकत तो होती है ना। अमानत, जैसे लोग कहते हैं ना कि मेरी अमानत आपके पास है, आपकी अमानत है, जो कुछ भी है, तो ये स्त्रीलिंग में आएगा। कावेरी भी स्त्रीलिंग है, लेकिन हाथ जो है ये पुल्लिंग में प्रयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, हाथ। कच्छ का अनेकार्थक नहीं है। अब यहाँ पर देखो, कच्छ का अनेकार्थक पूछा जा रहा है। कच्छ का मतलब बाल भी होता है, बादल भी होता है, झुंड भी होता है, लेकिन कच्छ का मतलब कच्चा से नहीं होता। तो ऑप्शन डी कच्छ का अनेकार्थक नहीं है। मोहन ने पढ़ा है, मोहन ने पढ़ा है, इसका संदिग्ध भूतकाल आपको बताना है। संदिग्ध भूतकाल क्या होगा? मोहन ने पढ़ा, ये तो पूर्ण भूतकाल हो गया। मोहन पढ़ा रहा था, ये भी पूर्ण हो गया। मोहन ने पढ़ा होगा, ये संदिग्ध है, पता नहीं पढ़ा या नहीं पढ़ा हुआ। ये यहाँ पर संदिग्ध बात कही जा रही है कि हुआ या नहीं हुआ। तो मोहन ने पढ़ा होगा, ये हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। निम्न में कौन सा कर्मधारय समास है? कर्मधारय समास कौन सा है ये बताना है आपको। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नील गगन, त्रिफला, पतझड़ और गांव शहर। कर्मधारय समास नील गगन होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। बैल न कूदे कूदे तंगी, कहावत का अर्थ क्या है? बैल न कूदे कूदे तंगी मतलब वीरता पर विश्वास होना, गड्ढे में कूदना, साहसिक कार्य, स्वामी के बल पर सेवक का साहस। तो यही हो जाएगा हमारा सही, ऑप्शन डी। स्वामी के बल पर सेवक का साहस मतलब बैल न कूदे कूदे तंगी, ये कहावत है। पलकों को गिराए बगैर के लिए कौन सा शब्द नहीं होगा? निर्निमेष, निर्निमेष इसका मतलब भी यही होता है, पलकों को गिराए बगैर। अपलक करेक्ट है। अनिमेष, ये तीनों जो है इसका मतलब हो जाता है पलकों को गिराए बगैर। लेकिन उन्मीलित जो है इसका अर्थ अलग है। उन्मीलित का अर्थ क्या है बताइए? उन्मीलित का अर्थ होता है या तो खिला हुआ या तो खुला हुआ, ये होता है उन्मीलित, ठीक है। तो इसका जो है अर्थ पलकों को गिराए बगैर में नहीं आता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। उबटन का तत्सम बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उबटन का तत्सम क्या होगा? उद्धतन, ऊर्ध्वतन, उबटान या फिर ऊर्ध्वतन। बताइए कौन सा इसका सही है? सही जवाब ऑप्शन डी है, ठीक है। निम्नलिखित में किसका प्रयोग प्रायः एक वचन में नहीं होता है? द्रव्यवाचक संज्ञाओं का, भाववाचक संज्ञाओं का, गुणवाचक संज्ञाओं का, प्राण, दर्शन, आंसू और अक्षत शब्दों का प्रयोग जो है प्रायः एक वचन में नहीं होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। तो जो प्राण, दर्शन, आंसू और अक्षत शब्द हैं ये हमेशा क्या होते हैं? ये हमेशा बहुवचन में होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं बताइए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट में रख लीजिए इसको। अगर एग्जाम में आ गया है, आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, भूतकाल के कितने भेद होते हैं ये बताइए। 3, 4, 5, 6। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर गेस करने वाले हैं 3 या 4 में से, जबकि यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 6 भेद होते हैं भूतकाल के। कौन कौन से? देखो, एक होता है सामान्य भूत, एक होगा आसन्न भूत, एक पूर्ण भूत, एक अपूर्ण भूत, एक संदिग्ध भूत और एक होता है हेतु हेतुमत भूत। तो यहाँ पर 6 भेद होते हैं, ये बिल्कुल रट लेना। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, संवत्सर का पर्यायवाची क्या होगा? संवत्सर का पर्यायवाची क्या होगा?
वर्ष, ऋतु, ऋत या फिर पर्यावरण। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, संवत्सर। और निम्नलिखित में देवता का पर्यायवाची नहीं है, इसका मतलब देवता से नहीं है। निर्जर, त्रिदश, किंकर या फिर गिरवाण। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर निर्जर, त्रिदश, गिरवाण, देव, अमर और सुर, ये सारे जो वर्ड हैं ये देवता का पर्यायवाची वर्ड हैं। लेकिन किंकर का मतलब होता है दास से, दास। तो यहाँ पर किंकर दास अर्थ रखता है, देवता का अर्थ नहीं रखता है। कौटिल्य का विलोम बताइए, कौटिल्य का विलोम क्या होगा? कौटिल्य तो एक नाम भी है, किसका नाम है आपको पता ही होगा, चाणक्य का नाम है कौटिल्य। और इसका एक मतलब और भी होता है, कूटनीतिज्ञ भी होता है, और एक मतलब और होता है राजनीतिज्ञ भी होता है। तो बाकी यहाँ पर जो वर्ड हैं इनमें से विलोम बताना है आपको, अपोजिट वर्ड हो जाएगा आर्जव। आर्जव का मतलब सीधा या सरल, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। तख्त या तख्तात, तख्त या तख्तात, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तख्त या चारपाई, कुर्सी या मेज, सांस से रहना या भूखों मरना, दोनों स्थिति में लाभ। मतलब तख्त या तख्तात का मतलब हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखना। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को इसका अर्थ पता नहीं होगा, तो रटना पड़ेगा आपको। तख्त या तख्तात का मतलब सांस से रहना, मतलब तख्त पर रहना, या तख्तात मतलब भूखों मरना। तख्त माने सांस रहना या तख्तात मतलब भूखों मरना, तो सांस रहना या भूखों मरना मतलब तख्त या तख्तात। बाण का पर्यायवाची नहीं होगा, बाण का पर्यायवाची मुझे लगता है कि सर, सिलीमुख, सायक और नीरद में बहुत सारे लोग जाएंगे सिलीमुख पर, क्योंकि इसका एक मतलब भ्रमर से होता है जिसको आप लोग भंवरा कहते हैं। लेकिन इसी के साथ इसका एक अर्थ और भी होता है जो बाण होता है। तो सर माने बाण, सिलीमुख माने बाण, सहायक माने भी बाण होता है। नीरद का अर्थ बाण नहीं रखता है, नीरद मतलब बादल से होता है, मेघ से। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा। गगनचुंबी में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, अव्ययी, तत्पुरुष या फिर कर्मधारय। गगनचुंबी में आपको बताना है समास कौन सा है। यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है। बताइए कि अत्युष्म में प्रयुक्त संधि कौन सी है? अत्युष्म, अब इसका अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? अति बनेगा और फिर ऊष्म बनेगा, अति ऊष्म मिलके बनेगा अत्युष्म। तो यहाँ पर जो संधि आ रही है वो है यण, यण संधि यहाँ पर बन रही है। यण संधि की डेफिनेशन क्या होती है? जब हर्ष अथवा दीर्घ, हर्ष मतलब होता है लघु, हर्ष अथवा दीर्घ, ई, ऊ या री के बाद भिन्न स्वर आता है, तो ई अथवा ई के बदले, मतलब छोटा ई या बड़ा ई की जगह पर आधा य हो जाता है, ऊ या बड़ा ऊ के बदले आधा व हो जाता है, री के बदले अर हो जाता है। इसे कहते हैं यण संधि। तो अति धन ऊष्म बराबर हो गया अत्युष्म, तो यहाँ पर है यण संधि। किस शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है? किस शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है? क्षमा, विधि, महिला या फिर माता। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, क्षमा। क्षमा हमेशा एक वचन में ही आता है। जो धरती फाड़ कर जन्मता है उसका क्या मतलब है? उसको क्या कहेंगे? वो एक वर्ड बताना है आपको, एक शब्द जो धरती फाड़ कर जन्मता है। स्वयंभू, जन्मजात, जरायुज या फिर उद्विज। उद्भिज इसे कहा जाएगा, उद्भिज, ठीक है, उद्विज नहीं, उद्भिज। तो जो धरती फाड़ कर जन्मता है उसे कहेंगे उद्भिज, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। विडौजा किसका पर्यायवाची है? विडौजा, बताइए कि विडौजा किसका नाम है? कोई नक्षत्र है, अप्सरा है, इंद्र है या फिर पत्थर? विडौजा, विडौजा का मतलब हो गया यहाँ पर इंद्र से, ऑप्शन सी करेक्ट है। बताइए कि उद्धत का विलोम क्या होगा? उद्धत का विलोम क्या होगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा विनीत, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रश्नों का जो स्तर है आप देख रहे हैं, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है। मैंने आपसे कहा था कि एक ही जगह पर आपको ये सारे प्रश्न नहीं मिलने वाले हैं। तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है और इसके लिए काफ़ी जो हमने मेहनत की है, अगर उस मेहनत को आप थोड़ा सा भी अप्रिशिएट करते हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द बताइए। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? ये हो जाएगा जिगीसु, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है, रट लीजिएगा।
तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द होगा, क्या बताइए इसका आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा तितीर्षु। तितीर्षु मतलब तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाला। कटहल का तत्सम बताइए। कटहल का तत्सम काष्ठफल सोच रहे होंगे आप, गलत हो जाएगा। सही जवाब है इसका कंठफल। कंठफल कटहल का तत्सम है। अक्षवाट का तद्भव बताइए। अक्षवाट, जो लोग साइंस के होंगे वो लोग 8 वाट पे चले जाएंगे, गलत हो जाएगा। और 8 भी तो गलत है। अखरोट का अक्षोट होता है, ये याद रखना आप। अक्षोट जो लिखा जाता है उसका तद्भव होता है अखरोट से। बचता है यहाँ पर अखाड़ा, तो अक्षवाट का मतलब हो जाएगा अखाड़ा। अक्षवाट का तद्भव अखाड़ा। पारिजात का पर्यायवाची क्या होगा? कल्पवृक्ष, गिरवाण, त्रिदश, पंचसर। तो सही जवाब है इसका कल्पवृक्ष। बताइए कि पवार्थ का विलोम क्या होगा? परकिया, नवीन, पराधीन या फिर पाश्चात्य। पवार्थ का विलोम हो जाएगा पाश्चात्य, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है, याद रखना। पाश्चात्य मतलब बाद में होता है, पवार्थ मतलब पहले होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये 35 MCQs हो गए। अब मैं आपके सामने 2 प्रश्न रख रहा हूँ, इसका उत्तर नीचे कमेंट करके आपको बताना है। कैसे कमेंट करना है? सीधे सीधे लिखिएगा 1, फिर जो भी आपको ऑप्शन अच्छा लगे, समझ में आ रहा हो, ABCD में से, फिर लिखिएगा इसी के आगे 2, फिर जो भी ऑप्शन आपको सही लगे उसको लिख दीजिएगा। मतलब एक ही लिखिएगा, ऐसा नहीं कि ABCD में लिख रहे हो तो आप भी लिख दें। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जिसके सर पर चंद्रमा हो उसके लिए एक शब्द बताना है आपको, और हिंदी में कितने लिंगों का प्रयोग होता है ये बताना है आपको। ठीक है, तो बता दीजिएगा फटाफट। और सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आप सभी को थैंक यू बोलता हूँ, आपने पूरा सेशन देखा। हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।